नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम देश से। एक खबर है, खबर न्यायपालिका से है। पहले हम खबर को बता देते हैं कि अवैध खनन मामले में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने, उनके खिलाफ जो हाई कोर्ट में केस चल रहा था, वहाँ सीधा जज साहब को फ़ोन किया और जज साहब ने ये बात रिकॉर्ड पे लाते हुए अपने आप को इस केस से दूर किया। खबर सिर्फ़ किसी जज को उस केस से हटने की नहीं है, खबर राजनीतिक दलों का न्यायपालिका में दखल देने का ये जो लगातार प्रयास है, इससे अब न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कितना टिक के रहेगा। बहुत कम न्यायाधीश रह गए हैं कि जो इस प्रेशर को या तो झेल लेते हैं या इस प्रेशर के खिलाफ रिटेलिएट करते हैं। जो इस प्रेशर के नीचे दब जाते हैं, वहाँ न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद कम की जाती है। न्यायपालिका में कितना बदलाव हो रहा है, न्यायपालिका में कैसा राजनीतिक दल अपने व्यक्ति प्लांट करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सारा बातें एक सिरे से जब मैं अब इस खबर को हम देखेंगे, तो बातें सामने आएँगी। बीजेपी के विधायक संजय पाठक की पारिवारिक संपत्ति पर 1000 करोड़ की जमीन सिर्फ 90 करोड़ खरीदने का आरोप है। यह मामला हाई कोर्ट में है। जब जज खुद सुनवाई कर रहे थे। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में एक अहम मामले में जब बड़ा मोड़ आया, जब जबलपुर बेंच के जस्टिस विशाल मिश्र ने खुद को सुनवाई से अलग कर दिया। इस यह मामला अब बड़े पैमाने पर अवैध खनन की शिकायत से जुड़ा हुआ था। न्यायाधीश ने कहा कि बीजेपी विधायक संजय पाठक ने इस मामले में फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, जो न्यायिक निष्पक्षता पर असर डालती थी। इसलिए उन्होंने आगे की सुनवाई से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया। आशुतोष दीक्षित बनाम आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू व अन्य शीर्षक वाली रीट याचिका से जुड़ा हुआ ये विवाद है। याचिकाकर्ता आशुतोष दीक्षित ने अवैध खनन को लेकर भोपाल स्थित आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि राज्य में बड़े पैमाने पर खनन घोटाला हुआ, जिसकी जांच एजेंसियां ने तय सीमा में जांच पूरी नहीं की। इस वजह से उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मामला न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है। आरोप है कि बीजेपी विधायक संसद संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों ने भोपाल, जबलपुर, कटनी में लगभग 1000 करोड़ रुपए की जमीन मात्र 90 करोड़ रुपए में खरीदी। इस सौदे का कारण निवेशकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। मामले के उजागर होने के बाद विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी बताते हुए सीबीआई की जांच की मांग की। इसके अलावा इस कंपनी पर अवैध खनन उत्खनन का आरोप भी लगा है, जिसके चलते 520 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। राज्य विधानसभा में सरकार ने स्वीकार किया कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। यह मामला न केवल बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता को उजागर करता है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल पैदा करता है। भाजपा विधायक संजय पाठक इस मामले में पक्षकार नहीं थे। उन्होंने अदालत से हस्तक्षेप का आवेदन दायर किया। उनका कहना था कि उन्हें भी इस मामले में अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। लेकिन 1 सितंबर को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मिश्रा ने आदेश में लिखा कि पाठक ने व्यक्तिगत रूप से उनसे फ़ोन पे बात करने का प्रयास किया, जो न्यायिक आचार संहिता के खिलाफ है। ये जो न्यायपालिका ने जो कहा, मिश्रा जी ने जो कहा, उसका वो कागज़ भी आप मतलब पेपर पे जो उन्होंने नोट किया मिश्रा जी ने, वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संजय पाठक ने इस विशेष मामले में अ, उन्हें मदद करने के लिए, चर्चा करने के लिए मुझे फ़ोन करने का प्रयास किया। इसलिए मैंने इस रिट याचिका की सुनवाई करने का इच्छुक नहीं हूँ। इसके साथ ही उन्होंने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजने का निर्देश दिया, ताकि इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार यह मामला नई पीठ की सक्षम सुना जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ताम्रकर आदि ने बात की। कुल मिलाकर अब न्यायपालिका में कितने ऐसे न्यायाधीश रहे कि जो ऐसे, यदि आप इंटरफियर होता है या कोई अप्रोच करता है तो खुल के सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला, मतलब एक इस पे भी हम आएँगे, लेकिन ऐसा ही एक मामला और सामने आता है। वो है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल, यानी एनसीएलटी की चेन्नई बेंच के न्यायिक सदस्य जस्टिस शरद कुमार शर्मा ने एक मामले की सुनवाई से खुद को इसलिए अलग कर लिया है
कि उनके एक फैसले को कथित तौर पर प्रभावित करने की कोशिश की गई। उन्होंने खुलासा किया कि एक उच्च न्यायपालिका के अत्यंत सम्माननीय सदस्य ने उनसे एक पक्षकार के पक्ष में फैसला देने के लिए संपर्क किया था। यानी किसी बड़े न्यायाधीश ने उनको फ़ोन करके ये इसके बाद इस केस में इसको मदद करने के लिए बात कही थी। यह मामला एक अपील से जुड़ा था, 2023 में दायर की गई थी। इसमें हैदराबाद की एक कंपनी के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया यानी सीआईआरपी को मंजूर करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह अपील एनसीएलटी के चेन्नई बेंच में जस्टिस शरद कुमार शर्मा और तकनीकी सदस्य जितेंद्र नाथ स्वैन के 2 सदस्यीय पीठ के सामने आई थी। लेकिन इस मामले में सुनवाई के ठीक पहले जस्टिस शर्मा ने चौंकाने वाले खुलासे किए। जस्टिस शर्मा ने खुले कोर्ट में घोषणा की कि उन्हें एक उच्च न्यायपालिका के अत्यंत सम्माननीय सदस्य द्वारा संपर्क किया गया था, जो एक पक्षकार के पक्ष में फैसला देने की मांग कर रहा है। जस्टिस शर्मा ने कोर्ट में मौजूद वकीलों को अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त एक संदेश को दिखाया। हालांकि संदेश की सामग्री को सार्वजनिक नहीं किया गया और इस मामले को उसके बाद उन्होंने खुद को अलग किया। एनसीएलटी के अध्यक्ष के सामने नए पीठ के गठन के लिए ये मामला फिर से वापस भेज दिया। शर्मा जी के ये मामला पहला नहीं है। इसके पहले नवंबर 2024 में अ, जेएमपीआर सीमेंट के संबंधित एक अन्य मामले में उन्होंने खुद को अलग कर लिया था, जब उनके भाई ने इस मामले में सलाह मांगी थी। और जो व्हाट्सएप संदेश भाई ने भेजा था शर्मा जी को, जस्टिस शर्मा को, उसमें लिखा था, भाई मैं जो कागज़ भेज रहा हूँ, उसमें क्या हो सकता है? इसके होने की संभावना क्या है? कृपया उचित सलाह देने की कोशिश करें। यह मामला आपके कोर्ट का मामला है। 11 जून को रामलिंगम मिल्स के संबंधित कंपनियों से जुड़े विवाद के संबंध में कई अपीलों की सुनवाई करते हुए जस्टिस शर्मा ने पाया कि एक प्रतिवादी ने अपने पक्ष में निर्णय के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया था। उस मामले में भी खुद को उन्होंने सुनवाई से अलग कर दिया था। अपने भाई ने कभी कुछ बोला तो भाई ने कुछ एडवाइस माँगी तो उन्होंने अलग कर दिया, किसी ने डायरेक्ट अप्रोच किया तो अलग कर दिया। यहाँ तो एक बड़े न्यायाधीश ने बताते हैं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस भी लिया और शायद सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दिया इस मामले में। लेकिन ये मामला जो है वो ये 2-3 केसेज़ जो मैंने आपको बताए ये कहीं न कहीं प्रश्न उठाते हैं न्यायपालिका के प्रामाणिकता पर, न्यायपालिका के ट्रांसपेरेंसी पर, पारदर्शिता पर। हमेशा अरुण जेटली जी ने एक बार लोकसभा में राज्यसभा में कहा था कि जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर्ड होते हैं और उनके बाद उनकी अपॉइंटमेंट्स होती है, उस अपॉइंटमेंट को हमेशा उनके आखिरी साल के दिए हुए निर्णयों को तोलना चाहिए। कहीं ये गिव एंड टेक तो मामला नहीं है सरकार का और अक्सर पाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड होने के बाद गवर्नर बनाए जाते हैं, उनको राज्यसभा दी जाती है, उनको कहीं न कहीं बड़े जगह पे एडजस्ट किया जाता है, ताकि उनकी दुकान चलती रहे। मैं दुकान इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो भी दुकान चला के ही तो न्यायपालिका में बैठते हैं। अब कितने मिश्रा और शर्मा जैसे कितने न्यायाधीश हैं, भूषण गवई जी ने भी जब राहुल गांधी का केस उनके सामने आया था, तो उन्हें पूछा था कि क्या मैं इस केस को सुनूँ या अलग हो जाऊँ? क्योंकि मेरे पिता कांग्रेस के साथ संबंधित थे, वो सांसद रहे हैं कांग्रेस से। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी भी कांग्रेस पार्टी के हैं, तो मेरे पे ये आरोप लग सकता है, तो मैं इससे हट जाता हूँ। लेकिन तब सरकारी वकील ने कहा कि नहीं न्यायाधीश हमको आप पे विश्वास है। ऐसे कितने न्यायाधीश हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यायाधीश अपनी बात नहीं सुनते या मिश्रा जी जैसे, शर्मा जी जैसे, भूषण गवई जैसे न्यायाधीश हैं जो सुनने को तैयार नहीं हैं या अपने आप को बिल्कुल पाक-साफ रखना चाहते हैं। इसके वजह से अपने ही पार्टी के प्रवक्ताओं को अब न्यायाधीश बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जैसा महाराष्ट्र में हुआ। जस्टिस साठे जो है अभी मैडम, वो पहले बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हुआ करती थी। क्या उनके निर्णय भाजपा के प्रति कहीं न कहीं झुकाव वाले नहीं होंगे? क्योंकि एक विचारधारा से आई हुई है। या कोई अ, जज यदि ये कहता है कि या कोई जज जब अ, चलते करियर में अपनी नौकरी छोड़ के तुरंत राजनीतिक दल जॉइन करता है और चुनाव लड़ता है,
तो उसने दिए हुए फैसले क्या उसी राजनीतिक दल को मदद करने वाले होते हैं? या रिटायरमेंट के बाद जो बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यायपालिका को कहीं न कहीं अपने खुद के लिए एक आचार संहिता बनाने की ज़रूरत है और उस आचार संहिता में कम से कम एक कूलिंग पीरियड नाम का कोई पीरियड होना चाहिए कि आप रिटायरमेंट होने के बाद कम से कम इतने साल तक तो आप कोई सरकारी लाभ ना उठाएँ, तब कहीं न कहीं न्यायपालिका पे विश्वास हो जाएगा। न्यायाधीश की नियुक्तियों करते समय मेरिट देखना चाहिए और साथ में उसकी विचारधारा भी देखनी चाहिए। यदि वो आदमी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, तो फिर उससे क्या आप प्रामाणिकता से अपेक्षा कर सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं। पाठक ने फिर एक बार प्रूव कर दिया कि राजनीति जब किसी भी हद तक जाते हैं और ये जिनके ऊपर एक तगमा लगा है कि ये खनन माफिया है मध्य प्रदेश के, वो आज भी भाजपा के सदस्य ही नहीं, वो सम्मानित विधायक हैं। बाकी जगह पे राष्ट्रवाद, प्रामाणिकता, भ्रष्टाचार इसके खिलाफ जब विपक्ष में कोई ऐसी बात आ जाती है, तो अभी तक तो बीजेपी ने पूरे देश में कोलाहल मचा दिया होता। लेकिन जब उनके लोग पकड़े जाते हैं, तो सब कुछ साफ सूझ जाता है। ये है हमारे न्यायपालिका मतलब विधायिका और न्यायपालिका का एक-दूसरे के साथ गठबंधन, गठबंधन ही कहें। हम तो यही आशा कर सकते हैं कि मिश्रा जी जैसे, शर्मा जी जैसे, भूषण गवई जी जैसे न्यायाधीश बहुत सारी तादाद में आएँ, ताकि आम जनता का न्यायपालिका में विश्वास बना रहे। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।